जय हिंद। आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेराइल प्रोडक्ट्स। स्टेराइल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे क्या बोलेंगे हम कि आपका जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स है वो फ्री फ्रॉम केमिकल एंड फिजिकल कंटामिनेंट्स यानी उसके अंदर जो मिली हुई है मिलावट है उससे फ्री होना चाहिए। कौन सी? केमिकल एंड फिजिकल। जो जो चीज़ हमें चाहिए होती है किसी प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे अगर आपने बोले दाल, सिंपल आपने बोला घर में दाल है, दाल के अंदर आ गया कंकर, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक तरह से कंटामिनेट हो गया, उसके अंदर एक मिलावट हो गई। वैसे ही कंटामिनेट से फ्री होना चाहिए क्या? आपका स्टेराइल प्रोडक्ट्स। एक्यूरेटली एंड करेक्टली कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल फॉर शेल्फ लाइफ, यानी एक शेल्फ लाइफ तक वो स्टेबल होना चाहिए। शेल्फ लाइफ यानी 90% एक्टिव रहे तब तक ड्रग, ठीक है। फ्री फ्रॉम पायरोजन, पायरोजन फ्री होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, और फार्मास्यूटिकल एलिगेंट होना चाहिए, ठीक है। ये जर्नल रिक्वायरमेंट होती है जो जर्नली आपसे नहीं पूछी जाएंगी, केवल ध्यान रखनी होती है। इसके बाद आता है स्टेराइल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स यानी जो आप इंजेक्शन लगाते हैं वो वाली प्रिपरेशन आएगी, चाहे वो आईवी हो, इंट्रावीनस हो, चाहे वो इंट्रामस्क्यूलर हो, ठीक है, एससी सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हो या इंट्राडर्मल हो, कोई से भी रूट से दो आप इंजेक्शन, तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, वो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, जो आप आई लोशन है, आई सस्पेंशन, वो सब ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट भी स्टेराइल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएंगे। और इरिटेटिंग सॉल्यूशंस, इरीगेटिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके? ये इरिटेटिंग नहीं, इरीगेटिंग है ना। इरीगेटिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके? जैसे चोट लगी, हाथ पे चोट लगी या वाउंड हो गया, घाव हो गया, इसको वॉश करना है तो इरीगेटिंग है ना, इरीगेटिंग वर्ड है, इरीगेटिंग सॉल्यूशंस का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो भी क्या आपका स्टेराइल प्रोडक्ट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है इनका मैन्युफैक्चरिंग एरिया, कि कैसे एरिया के अंदर आप इसको बनाते हैं, यानी कंपनियां कौन सा एरिया रखती हैं इसको बनाने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है क्लास हैंडेड क्लीन रूम। क्लास हैंडेड क्लीन रूम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नॉट मोर देन 100 पार्टिकल्स, 100 पार्टिकल्स पर क्यूबिक फिट 0.5 माइक्रोन मीटर इन साइज और लार्जर। यानी जो पार्टिकल है उसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा, 100 से ज़्यादा पार्टिकल नहीं होने चाहिए 1 फीट क्यूब के अंदर अंदर, ठीक है। यानी क्या बोला आपने? 100 क्लास का मतलब क्या है? क्लास 100 का मतलब कि 100 पार्टिकल पर क्यूबिक फिट के अंदर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उनका साइज कितना रहेगा? 0.5 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? क्लास 100। ऐसे ही क्लास 10,000 का मतलब क्या होगा? कि पार्टिकल 10,000, क्या बोलेंगे आप इसको? नॉट मोर देन 10,000 पार्टिकल पर क्यूबिक फिट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? क्लास 10,000 क्लीन रूम। ये तो आप करेंगे प्रिपरेशन के लिए रूम, यानी जहाँ आप स्टेराइल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, व्हीकल वगैरह, आप जो अभी आगे बात करेंगे, वो जो भी प्रिपरेशन आप बना रहे हैं वो क्लास 100 के अंदर आएगी। क्लास 10,000 में क्या करेंगे आप? गोइंग, हैंडलिंग ऑफ क्लीन कंटेनर एटसेट्रा। गोइंग मतलब जैसे आपका जो भी काम करने वाला मैन्युफैक्चरर के लिए जो भी पर्सन आएगा वो बाहर से आएगा तो पार्टिकल डस्ट उस पर सब होगी, तो वो क्या करेगा? अपना ड्रेस चेंज करेगा, कॉस्ट्यूम दूसरा बदलेगा। बदलने वाला जो रूम रहेगा यानी गोइंग जो रूम रहेगा वो 10,000 के हिसाब से होगा। प्रिपरेशन रूम 100 का रहेगा, ठीक है। या फिर जहाँ आप कंटेनर वगैरह रखते हैं वो सब किस में आएगा? क्लास 10,000 के अंडर, ठीक है। ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया। इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या? हिपा फिल्टर, ठीक है। हिपा फिल्टर, देखो एक ये जो अपन ने बात की थी किसकी? पार्टिकल साइज की, इसके काउंटर भी होता है जिसको बोलते हैं पार्टिकल, पार्टिकल काउंटर मशीन। उसके थ्रू आप पार्टिकल गिनते हैं कि कितने पार्टिकल होते हैं, एवरेजन निकल के आती है इससे वैल्यू। अब आता है आपका अगला, क्या अगला? हिपा फिल्टर। हिपा फिल्टर को क्या बोलते हैं? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। क्या बोलेंगे? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। फिल्टर लगा दिया वर्ड तो फिल्टर वर्ड जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है। जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है आपकी? जिसकी एफिशिएंसी होती है आपकी 99.97%, यानी लगभग 99.97% तक ये पार्टिकल को रिमूव कर देता है, ठीक है। और 0.3 माइक्रो पार्टिकल डाउन टू 0.3 माइक्रोन मीटर तक ये ले आता है। केवल इतना याद रखना है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 99.97%। पूरा नाम क्या है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। एयर फ्लो कितना होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर एयर फ्लो होता है 100 फीट पर मिनट, यानी 100 फीट पर मिनट इसके अंदर एयर फ्लो रहेगा, ±20 के अंदर चलेगा आपका, ठीक है। एवेल्युएशन किससे करते हैं आप इसका? डीओपी टेस्ट। डीओपी मतलब डाई ऑक्टाइल थैलेट। क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? डाई ऑक्टाइल थैलेट,
के थ्रू क्या करते हैं, आप इसका टेस्ट करते हैं। इसको आप थोड़ा बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद क्या करेंगे, देखो ऐसे रूम होगा, पूरा रूम पैक होगा। यहाँ क्या होगा, दरवाजे के पास यहाँ पे जहाँ इंडोर है यहाँ पे हिपा लगा होगा, हिपा फिल्टर। जो भी व्यक्ति अंदर आएगा वो हिपा के थ्रू गुजर के आएगा अंदर, ठीक है। हिपा क्या करेगा, जैसे ही पास करोगे आप इसके अंदर जो मतलब एयर आएगी, जैसे व्यक्ति जो भी अंदर आ रहा है, साथ में पार्टिकल वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन जो इस रूम है, ये रूम के अंदर जो एयर है वो हिपा के थ्रू फिल्टर होके आई हुई है, ठीक है। व्यक्ति के लिए नहीं, रूम के अंदर जो एयर है वो फिल्टर होके आई हुई है, किससे, हिपा से, ठीक है। कितना परसेंट एफिशिएंसी के साथ, 99.97% इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब ये हिपा ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये फिल्टर, तो हर 6 महीने में इसकी जांच करेंगे। क्या करोगे आप, बाहर डीओपी जलाओगे, डीओपी मतलब डाइऑक्टाइल थाइलेट को बर्न करोगे। अंदर क्या लगा होगा आपका, स्मोक सेंसर या डिटेक्टर लगा होगा। वो क्या देखेगा कि जो आपकी बर्निंग की जो फ्यूम है वो अंदर आ रही है, वो आई कि नहीं आई। यदि वो नहीं आ रही है तो आपकी मशीन सही चल रही है, और यदि वो डिटेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब हिपा के अंदर प्रॉब्लम आ गई। ये इसका इवेल्युएशन पैरामीटर है, किसका, आपका हिपा का। तो ये बात की हमने जर्नल किसकी, हिपा की, ठीक है। इसके बाद आता है आपके कंपोनेंट्स ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। कंपोनेंट पर अगर बोला है तो यदि हम एक कंटेनर बनाएं किसी भी इंजेक्शन के लिए, ठीक है, या कोई भी स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए, तो क्या क्या होगा उसके अंदर, एक ऐसा कंटेनर बनाया, कंटेनर के ऊपर क्या लगा होगा, एक ढक्कन लगा होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक बोतल होगी, बोतल के अंदर क्या होगी, ड्रग होगी, ड्रग के साथ क्या होगा, व्हीकल होगा, ठीक है। व्हीकल होगा, कंटेनर होगा ऊपर, इसके साथ क्या होगा, क्लोजर होगा, ठीक है। क्लोजर होगा, और क्या जुड़े होंगे इसमें, कुछ एडेड प्रोडक्ट होंगे। एडेड मतलब जैसे बफर जोड़ा, प्रिजर्वेटिव्स जोड़े, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाया, जो भी जरूरत पड़ रही है, फ्लेवर मिलाया, वो सब एडेड प्रोडक्ट्स होंगे। तो एक जनरल बात है कि क्या क्या कंपोनेंट होंगे स्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, व्हीकल। क्या बोलेंगे, व्हीकल। व्हीकल मतलब जैसे आपके जिस चीज़ के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ को, है ना, तो उसे क्या बोल दिया आपने, व्हीकल। ड्रग के केस में क्या बोला आपने, व्हीकल। दो तरह से बताया स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए, एक्वास एंड नॉन एक्वास व्हीकल्स, ठीक है। एक्वास एंड नॉन एक्वास। एक्वास के अंदर दो आते हैं, WFI वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है आपका, इसको आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करोगे, स्टोर करोगे, जिसके अंदर सॉलिड कंटेंट कितना हो सकता है, 10 ppm, ठीक है। 10 ppm तक का सॉलिड कंटेंट आपका वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर हो सकता है, और इसे आप केवल इंडस्ट्री में ही बनाओगे और इंडस्ट्री के अंदर ही यूज़ कर लोगे, ठीक है। यानी इंडस्ट्री के अंदर तैयार किया और वहीं इसका यूज़ कर लिया वाटर फॉर इंजेक्शन का, है ना, बाहर पब्लिक लिए नहीं आएगी चीज़। इसी को यदि आप ऑटोक्लेव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। क्या बन जाएगा, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, जिसे आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं, ठीक है। ये पायरोजन फ्री है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, ये आपका पायरोजन फ्री है। और ये क्या है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ये पायरोजन फ्री भी है और स्टेराइल भी है, ठीक है। अगर बात करोगे स्टोरेज की, तो वाटर फॉर इंजेक्शन की कितनी है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी कितनी है, रूम टेम्परेचर के हिसाब से बोल दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे बनता है वाटर फॉर इंजेक्शन से, इसको आप ऑटोक्लेव करते हैं और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बना लेते हैं। जब वाटर फॉर इंजेक्शन का वर्ड बोला है तो 10 ppm सॉलिड कंटेंट, ठीक है। और जब स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बोला है तो 20 to 40 ppm सॉलिड कंटेंट इसका हो सकता है। अब ये पता कैसे लगेगा सॉलिड कंटेंट कितना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वाटर फॉर इंजेक्शन लिया, ठीक है, इसको ऐसे रखा, बर्तन के अंदर डाला, ठीक है, नीचे से गैस जलाई, गर्म कर दिया, वो क्या हुआ, पानी उड़ गया। अब जितना इसके अंदर बच गया, जो सोल्यूट है, जो चीज़ इसके अंदर मिलावट थी, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप, सॉलिड कंटेंट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप, सॉलिड कंटेंट। और इसी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल आफ्टर इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, रेसिडू आफ्टर इवेपोरेशन, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि सॉलिड कंटेंट कितना है, ठीक। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है आपका क्या, एक्वास के बाद नॉन एक्वास। नॉन एक्वास कौन से होंगे, आपके जो प्रिपरेशन ऑयली, यानी जो जिस प्रिपरेशन को आपको ऑयली सब्सटेंस होगा उसके लिए यूज करेंगे, जिसमें क्या आएगा आपका, सीसम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, है ना, एरेकिस ऑयल, ये सब किसके एग्जाम्पल है आपके, नॉन एक्वास सॉल्यूशन के, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, व्हीकल के अंदर कोई भी ड्रग कंपाउंड होगा उसको आप इसके अंदर मिला दोगे ऑयल के अंदर, और जनरली आप IM इंट्रामस्कुलर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है, स्लो एंड सस्टेन्ड एक्शन आता है ड्रग का। जैसे आपने ऑयल के अंदर मिलाया, इसको इंजेक्ट कर दिया, स्प्रेड हो गया, ऑयल चारों तरफ स्प्रेड हो गया। इसके अंदर ड्रग है वो धीरे धीरे क्या होगी, आएगी किसके अंदर, मसल्स के अंदर, और उसके बाद क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगी, ठीक है। यानी एक लंबे समय तक इसके अंदर जो ड्रग थी वो घुलेगी तो है नहीं, है ना, तो धीरे धीरे निकलती रहेगी और लंबे समय तक अपना असर बरकरार रखेगी। तो उस केस के अंदर आप क्या यूज करते हैं, नॉन एक्वस व्हीकल्स का यूज करते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए,
ठीक है। इसके बाद अगला आता है सोल्यूट्स। सोल्यूट्स क्या होते हैं? सोल्यूट्स के लिए वर्ड सीधा सिंपल याद रखना है, फिजिकली एंड केमिकली प्योर रहने चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल एंड पायरोजन कंटामिनेशन होना चाहिए आपका सोल्यूट। ठीक है। अगला आता है आपका एडेड सब्सटेंस। एडेड सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो आपको लगे कि ये प्रोडक्ट खराब हो सकता है, ऑक्सीडेशन से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं वो? वाटर सोल्यूबल हो सकता है और ऑयल सोल्यूबल। यदि आपने लिया है एक्वास व्हीकल तो आप वाटर सोल्यूबल यूज़ करेंगे, और लिया है नॉन एक्वास तो ऑयल सोल्यूबल का यूज़ करेंगे। वाटर सोल्यूबल के लिए एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से बोलेंगे आप? सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, और विटामिन सी जिसको एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इनका यूज़ करते हैं आप एज ए वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट। और ऑयल सोल्यूबल के लिए BHT यानी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलिन, और BHA यानी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिजोल, और विटामिन ई। ये किस में इस्तेमाल आते हैं? तीनों के तीनों आप बोलेंगे ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट एज ए एडेड सब्सटेंस इन स्टेराइल प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसके अलावा और क्या यूज करते हैं हम? बफर्स। बफर किस लिए? पीएच मेंटेनेंस करने के लिए। कौन कौन से दो बफर एग्जाम्पल के तौर पर? फॉस्फेट बफर और सिट्रेट बफर, दोनों का यूज करते हैं आप एज ए एडेड सब्सटेंस बफर के तौर पर, यदि आपको पीएच को मेंटेन करना पड़े तो। प्रिजर्वेटिव्स का वर्ड बोले प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव क्या करेगा? आपका जो प्रोडक्ट है उसको खराब होने से बचाएगा, प्रिजर्व करके रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आएगा? एग्जाम्पल के तौर पर मर्क्यूरल्स, जो आपके किससे बने? मरकरी से। कौन कौन से? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, इन दोनों का यूज़ करते हैं कितनी रेंज के अंदर? 0.002 से 0.005% तक इसका यूज़ करते हैं, किसका? प्रिजर्वेटिव्स का। ठीक है। ये एग्जाम्पल किसके थे? मर्क्यूरल्स के। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्रिजर्वेटिव का यूज़ कब किया जाता है? यदि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिंगल है, सिंगल यूज मतलब एक बार इंजेक्शन काम में लिया, लगा दिया, खत्म हो गया यूज, तो क्या बोलेंगे आप उसको? सिंगल डोज कंटेनर। उस केस में प्रिजर्वेटिव का यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन पहले से स्टेराइल है। यदि मल्टी डोज आपकी कोई प्रिपरेशन है जिसको बार बार आपको इंजेक्शन लेना है, लगा दिया, फिर उसके बाद अगली डोज फिर देनी है, ठीक है, ऐसे आप कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी डोज कंटेनर। उस केस के अंदर आपको प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका क्या? कंटेनर्स। क्या क्या देख लिया हमने? व्हीकल्स देख लिया, सोल्यूट्स देख लिया, और एडेड सब्सटेंस देख लिए। व्हीकल के अंदर दो कैटेगरी देख ली, कौन कौन सी? एक्वास एंड नॉन एक्वास। एक्वास के अंदर वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। नॉन एक्वास में ऑयल्स आते हैं। एडेड सब्सटेंस में एंटीऑक्सीडेंट्स, बफर एंड प्रिजर्वेटिव। अब अगला क्या है आपका? कंटेनर। कंटेनर कौन कौन से हो सकते हैं आपका? प्लास्टिक वाले हो सकते हैं और ग्लास वाले हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आता है आपका? ग्लास। ग्लास कंटेनर के अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर आएंगे चार कैटेगरी। ठीक है, यानी ग्लास के भी खुद के अपने चार टाइप है। कौन कौन से? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 को क्या बोलते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास। क्या बोलेंगे? बोरोसिलिकेट ग्लास। और किससे बना है ये? सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड बोरिक ऑक्साइड से क्या होगी? इसकी कोटिंग होगी, है ना, कवरिंग होगी, तो क्या बोलेंगे आप इसको? बोरोसिलिकेट ग्लास। जिसके अंदर क्या होगा? आप एम्प्यूल जो आते हैं इंजेक्शन के, जनरली किसके बने हुए? आपके इसी बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हुए हैं। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं आप? न्यूट्रल ग्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ग्लास। और ये सबसे बढ़िया ग्लास है, मतलब सबसे बढ़िया कंटेनर है, ग्लास कंटेनर, जिसका आप जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है। कौन सा ग्लास? टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास। वर्ड सीधा पूछा जाता है कि टाइप फर्स्ट को क्या बोलते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास। दूसरा आता है आपका टाइप 2, जिसको बोलते हैं सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास। सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, इसमें क्या होगा आपका? सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का तो बना होगा। किसका? सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का तो बना होता है आपका क्या? सोडा लाइम ग्लास या फिर टाइप 2 ग्लास। ठीक है। और क्या करोगे आप? इसका जो अंदर का सरफेस होगा, जैसे ग्लास है, इसका जो अंदर का सरफेस होगा, इसको SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है जो, इससे क्या करोगे आप? डी एल्केनाइज कर दोगे अंदर के सरफेस को। ठीक है। क्या कर दोगे? डी एल्केनाइज कर दोगे। और इसके अंदर आप एक्वास प्रोडक्ट अगर रखें, कौन सा? एक्वास प्रोडक्ट, तो उसकी पीएच है वो 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यदि आपने इसकी पीएच 7 से ज़्यादा कर दी तो एल्केलाइन रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। ये इसकी क्या है? कमी है। ठीक है। टाइप 2 ग्लास, जिसको क्या बोला है? सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास। किसका बना है? सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। अंदर की इनर सरफेस को किससे कवर किया आपने? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है। एक्वास प्रोडक्ट अगर आप इसके अंदर रखें तो पीएच कितनी? 7 से कम रखनी है। नहीं की अगर कम तो क्या हो जाएगी? एल्कलाइन रिएक्शन, और क्या होगी? प्रिपरेशन खराब हो जाएगी।
इसके बाद अगला आता है आपका क्या, टाइप थर्ड, जिसको बोलते हैं आप सोडा लाइम ग्लास टाइप थर्ड, जिसके अंदर क्या करेंगे आप, ड्राई पाउडर, कैसे, ड्राई पाउडर और ऑयली सॉल्यूशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसके अंदर, टाइप थर्ड सोडा लाइम। जो टाइप टू है वो सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास है, जो टाइप थर्ड है वो सोडा लाइम ग्लास है, ठीक है। तो इसके अंदर ड्राई प्रोडक्ट्स, मतलब जो ड्राई पाउडर जो आते हैं इंजेक्शन उसको या ऑयली सब्सटेंस को क्या करते हैं आप, स्टोर करते हैं। टाइप फोर में क्या आएगा, जो आप नॉर्मली पर्पज यानी ग्लास फॉर नॉर्मल पर्पज यूज को क्या बोलेंगे आप, टाइप फोर ग्लास। तो ये कुछ आपके क्या होते हैं, ग्लास होते हैं। इसके बाद आती है आपकी क्या, इवेल्युएशन पैरामीटर फॉर दीज ग्लासेस। पहला वाटर अटैक टेस्ट। वाटर अटैक टेस्ट केवल टाइप टू ग्लास के लिए आप यूज़ करते हैं, किसके लिए, टाइप टू ग्लास के लिए। क्या करोगे आप, सबसे पहले जैसे आपका ग्लास है, इसके अंदर क्या करोगे, पानी डाल दिया आपने, पानी डालने के बाद इसको शेक किया, शेक करने के बाद पानी बाहर निकाला और देखा इसके अंदर कितना जो भी मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मिल के आई है, यानी टेस्ट कर दिया आपने वाटर का और देख लिया इसके अंदर कितना आपके अंदर क्या हो गया, ग्लास का हिस्सा या कुछ जो जो सोडा लाइम ट्रीट किया गया था वो कितना बाहर आ गया। कुल मिला के क्या बोलना है, वाटर अटैक टेस्ट टाइप टू ग्लास के लिए किया जाता है। पाउडर ग्लास टेस्ट है जो, वो किसके लिए करते हैं, टाइप वन, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनके लिए इवेल्युएशन किए जाते हैं, ठीक है। वाटर अटैक टेस्ट ओनली फॉर टाइप टू, वन, थ्री एंड फोर्थ के लिए क्या करोगे आप, पाउडर ग्लास टेस्ट करोगे। अगला आता है आपका क्या, प्लास्टिक के लिए क्या आएगा, प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक कंटेनर्स में आएंगे कौन से, पीपी यानी पॉलीप्रोपाइलिन, जिसको आप मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। एक ऐसी बोतल जिसके अंदर एक छोटी सी नली होगी जो जनरली लेबोरेटरी के अंदर मिलती है ना। इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, स्क्वीज से क्या होगा, अंदर का जो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, व्हीकल होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टेरल प्रोडक्ट्स का एक एग्जाम्पल है कंटेनर का, जिसमें क्या है आपका पॉलीप्रोपाइलिन जो जनरली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पीवीसी बैग, पॉलीविनाइल क्लोराइड बैग्स, जिसमें ऐसे थैली आती है, ठीक है, उसके अंदर क्या भरा होगा आपका, जो भी प्रिपरेशन है भरी होगी, एक लंबी सी नली होगी इसके साथ जुड़ी हुई, जिसके थ्रू क्या करते हैं आप इसको डिस्पैच करते हैं, ठीक है। पीवीसी बैग्स और उसके साथ जुड़ी हुई ट्यूब्स एक तरह से प्लास्टिक कंटेनर का एग्जाम्पल है। पॉलीथाइलिन एंड पॉलीस्टाइरिन, इनका भी आप यूज़ करते हैं। पॉलीथाइलिन का कब करते हैं आप, जब ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं, और पॉलीस्टाइरिन का कब करते हैं, जब आप सिरेंज बना रहे हैं। सिरेंज अब प्लास्टिक की बनने लग गई है, पहले कांच की आती थी, जो किसकी बनी होती है आपकी, पॉलीस्टाइरिन की, ठीक है। इसके अंदर जो आगे निडल लगी होगी वो किसकी बनी होगी, स्टेनलेस स्टील की, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, क्लोजर। क्लोजर के अंदर दो तरह से रबर क्लोजर होता है आपका। रबर क्लोजर को किससे कोटिंग करते हैं आप, सल्फर, सल्फर से करते हैं। और क्यों करते हैं आप इसको, वल्कनाइजेशन करने के लिए, वल्कनाइजेशन यानी लचीलापन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इसको रबर के क्लोजर को सल्फर से ट्रीट करते हैं, ठीक है। स्ट्राइल करोगे आप किससे, ऑटोक्लेव मेथड से, किससे, ऑटोक्लेव के थ्रू क्या करोगे आप इसको स्ट्राइल करोगे, किसको, क्लोजर को। आप स्ट्राइल करने की ज़रूरत क्यों है, जब भी कोई एम्पूल बनाया, प्रिपरेशन बनाई, उसके ऊपर क्लोजर लगा दिया, अब पता लगे क्लोजर का जो अंदर का सरफेस है वही ड्रग से कर गया रिएक्शन, तो उस केस के बचने के लिए क्या करोगे आप, इसको कर दोगे आप, क्या करोगे, कोटिंग, ठीक है। क्या करोगे, कोटिंग, किससे, टैफ्लॉन से, ठीक है। जब टैफ्लॉन कोटिंग कर देंगे तो ये क्या करेगी, लीजिंग एंजॉर्प्शन। लीजिंग मतलब अंदर का जो हिस्सा है उसको लीच होने से बचाएगी, यानी मिलने से बचाएगी जो ड्रग है उससे, और जॉर्प्शन यानी ये एब्जॉर्ब होने से बचाएगी अंदर की ड्रग को, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, क्लोजर्स। क्या क्या देखा है अभी, स्टेरल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देखा, मैन्युफैक्चरिंग एरिया के बारे में जाना, HEPA फिल्टर के बारे में जाना हमने, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 99.97%। एयर फ्लो कितना होता है इसका, 100 ± 20 फीट पर मिनट। इवेल्युएशन किससे करते हैं आप, डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट के थ्रू, जिसमें क्या करोगे आप इसको बर्न करोगे, रूम के अंदर क्या करोगा, स्मोक सेंसर होगा जो डिटेक्ट करेगा HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी कितनी है उसके हिसाब से। और क्या देखा हमने आज, कंपोनेंट्स के बारे में, व्हीकल, सॉल्यूट्स, एडेड सब्सटेंस, कंटेनर्स, जिसमें ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर को देखा, और क्लोजर। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट आएगा वो आएगा इवैल्यूएशन पैरामीटर, जिसे आप अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।